99.48 percentile in UGC NET. How I did it, and if I can do it, you for sure can do it. Hey everybody, this is Priya, and today I'm gonna tell you exactly how I scored 99.48 percentile in UGC NET. मेरी स्ट्रैटेजी क्या थी, मैं कौन से रिसोर्सेज मैंने यूज़ किए थे, टाइम मैनेज कैसे किया, एंड व्हाट एग्जैक्टली वर्क फॉर मी. सो लेट्स बिगिन. आई ऑलवेज टेल दिस टू पीपल कि अगर कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करनी हो, दो चीज़ आपकी सॉर्ट होनी चाहिए. पहला माइंडसेट एंड दूसरा प्रिपरेशन. एंड दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है. अगर प्रिपरेशन अच्छी है पर माइंडसेट अच्छा नहीं है, या अगर माइंडसेट अच्छा है पर प्रिपरेशन अच्छा नहीं है, तो आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाओगे. ठीक है. सो दोनों को बैलेंस करके चलना है और दोनों पे ही ध्यान देना है. ठीक है. अब माइंडसेट पे मैंने क्या किया, तो क्या हुआ, जब नोटिफिकेशन आया मैंने एक लिस्ट प्रिपेयर की, वो चीज़ें लिखी जो बहुत दिन से ओवरड्यू है. जैसे मुझे बहुत दिन से कुछ करना है पर मैं नहीं कर पा रही बिकॉज ऑफ सम रीजंस, मैं उन्हें टाल रही हूँ, या फिर मुझे कहीं घूमने जाना है बट मैं नहीं जा पा रही कि ठीक है देखेंगे देखेंगे. सो मैंने वो चीज़ें नोट डाउन की, और क्या किया कि वो जो चीज़ें नोट डाउन की थी वो एक एक करके मैं करती गई और उसे क्रॉस करती गई. तो मेरे माइंड में क्या हुआ, जो कॉन्ट्रास्टिंग थॉट्स चल रहे थे अब वो क्लियर होते गए. अब माइंड को पता है कि ओके, अब इसके पास सिर्फ एक चीज़ बची है, वो है पढ़ना. ठीक है. तो अब मैंने सिंगल माइंडेडली सिर्फ प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी बिकॉज मैंने वो चीज़ें पहले कर दी. तो भले कितने भी दिन वेस्ट हो रहे हैं, मतलब नॉट मोर देन, बहुत ज़्यादा नहीं. जैसे 3-4 दिन है, अगर कोई चीज़ अगर आपको करनी है, कोई ट्रिप है जो 2-3 दिन की है, प्लीज़ करके आओ. ठीक है. ये मेरी मेरी आप ये बात मानो, आप करके आओ. आपने वो की ना, आपके वो 3 दिन आपको बिगड़ते हुए दिख रहे हैं पर ठीक है, आपके जो बाकी के दिन है ना वो आपके बेस्ट जाएंगे, क्योंकि अब आप बिना बिना कुछ सोचे अब आप सिर्फ पढ़ोगे, क्योंकि आपने वो कर लिया जो आप कर रहे थे. ठीक है. डू इट. ठीक है. ये अब बहुत इंपॉर्टेंट है. इससे हमारा माइंडसेट, जो हम बोलते हैं ना कॉग्निटिव डिसोनेंस, वो नहीं होगा. मतलब माइंड कुछ और चाहता है, कर कुछ और, करना कुछ और पड़ रहा है, वो ख़त्म हो जाएगा. तो आप आप जो भी चाहते हो प्लीज़ डू इट. प्लीज़ डू इट. 2 दिन 3 दिन ले लो. डू इट. ठीक है. कौन सी बुक्स मैंने यूज़ की टू स्कोर 99.48 परसेंटाइल. तो फॉर पेपर वन मैंने KVS मदान, बहुत अच्छी बुक है, मैंने यही यूज़ की थी. ओके, पर ये इनफ नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि पैटर्न चेंज हो रहा है तो बहुत सारे नए टॉपिक्स आते हैं हर यूनिट से. तो मैंने क्या किया था कि बुक तो मैंने यही रेफ़र की थी, क्योंकि ये ज़्यादा डेप्थ में भी नहीं है और ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं है, मतलब बहुत क्रिस्प और बहुत अच्छी बुक है, और इससे टॉपिक्स अच्छे से समझ आते हैं. तो मैंने ये बुक यूज़ की. पर फिर क्या हुआ, PYQs करते टाइम या फिर मैंने ऐसे कोई मैराथन्स देखे, वीडियोस देखे, तो मुझे लगा कि ओके ये टॉपिक कुछ नया है, मतलब इसमें नहीं है. तो मैंने क्या किया कि वो जो यूनिट मैं पढ़ रही थी, उस यूनिट के ही जो ब्लैंक स्पेसेस, जैसे मैं आपको बताती हूँ. ठीक है. और जैसे हाँ, ये कम्युनिकेशन है, और जैसे बहुत सारे नए नए कम्युनिकेशन से टॉपिक्स आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं. तो मैंने क्या किया था कि ये जो ब्लैंक स्पेसेस है यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर दिया था. ठीक है. तो क्या होता है कि मेरे लिए पूरा जो सिलेबस है वो मेरी आंखों के सामने एक ही जगह पे रहे. मतलब अगर आप कोई पेज पे नोट डाउन करते हो या अलग अलग नोटबुक्स में नोट कर रहे हो, तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि आपका सिलेबस बहुत जगह पे डिसोरिएंट हो गया, डिसोरिएंटेशन बढ़ गया. ठीक है. तो आपको वो नहीं करना है. अगर आपका कोई भी यूनिट आप पढ़ रहे हो, तो मेक श्योर उस यूनिट के सारे टॉपिक, सारे क्वेश्चंस एक जगह पे होने चाहिए. ठीक है. इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी से इम्प्रूव हो जाएगी. ठीक है. तो मैंने क्या किया, ये जो ब्लैंक स्पेसेस हैं बहुत सारे, वहाँ पे ऊपर नए नए टॉपिक्स, नए नए क्वेश्चंस लिखती गई मैं. ठीक है. आप भी ऐसे ही करो. ठीक है. फिर मैंने KVS मैदान से पढ़ा, सारे यूनिट्स पढ़े, एंड क्वेश्चंस मैंने PYQs की बुकलेट खरीद ली, और उन बुकलेट से मैं PYQs करती गई. तो यहाँ से पढ़ के वहाँ PYQ सॉल्व किए, मुझे बहुत हेल्प मिली इससे. ठीक है. और पेपर 2 मेरा कॉमर्स था. तो कॉमर्स में बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं, जैसे ट्रूमैन है, अरिहंत है. पर मुझे लगता है कि वो कंप्लीट, मतलब वो बहुत बेसिक है, अगर आपको बेस क्लियर करने हैं तो वो बुक अच्छी है आपके लिए. पर वो बुक थोड़ी बहुत, मतलब नॉट इनफ, नॉट पूरी नहीं है वो, मतलब उससे बहुत इजी इजी चीज़ें हैं. तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी, जो आपने अभी तक मास्टर्स में जो बुक्स यूज़ की, जो नोट से पढ़ी पढ़े आप, प्लीज़ वही नोट्स और वही बुक्स यूज़ करो. ताकि क्या है, इतने टाइम आपने वो बुक्स पढ़ी, नोट से पढ़ा है, तो आपको ऑलरेडी आप फेमिलियर हो उन चीज़ों से. ठीक है. और अगर आप नए नोट्स बनाओगे, अरे सॉरी, नए नोट्स पढ़ोगे, नई जगह से आप कुछ करोगे, तो वो आपको
मज़ा नहीं आएगा, ठीक है? तो वही बुक्स और वही नोट्स को आप यूज़ करो जो आपने मास्टर्स तक किए हैं। मैंने आईसीआई के मॉड्यूल से पढ़ा था क्योंकि ऑब्वियसली मैं उससे फ़ेमिलियर थी, पर आप अपने जो एमकॉम जो आपने मास्टर्स तक किया है, आप वही नोट्स और वही बुक्स पढ़ो, ठीक है? अगर आप फिर भी चाहते हो कि कौन-सी बुक्स अच्छी हैं, तो पेपर 2 कॉमर्स के लिए मैंने ट्रूमैन भी यूज़ की थी। जैसे फर्स्ट यूनिट है, बिज़नेस एनवायरनमेंट है, तो वो मैंने ट्रूमैन से पढ़ा था। देन अकाउंटिंग है, तो वो मैंने ओनली 11th-12th की बुक्स पे स्टिक किया था। और जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग है, वो मैंने आईसीएआई की मॉड्यूल से किया था। आप अगेन आपकी मास्टर्स में जो आपने पढ़ा था कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग, आप वहाँ से यूज़ करो। ऑडिटिंग फॉर श्योर, आप ऑडिटिंग के लिए आप लोग भी आईसीए का मटेरियल यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा है। ऑडिटिंग में आपको एक थरो और अच्छी डिटेल और क्रिस्प कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है? देन है इकोनॉमिक्स 11th-12th आईसीएसई जो बोर्ड है उसकी जो इकोनॉमिक्स की बुक है बहुत अच्छी है, आप वहाँ से यूज़ कर सकते हो। देन फाइनेंस, मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप आपके मास्टर्स में जो आपकी बुक थी वहाँ से करो। स्टैटिस्टिक 12th की बुक बेस्ट, बहुत अच्छी है, वीके ओरी बहुत अच्छी बुक है। देन है मैनेजमेंट, अगेन आपकी मास्टर्स की। देन मैनेजमेंट, उसके बाद बिजनेस इन्वायरमेंट, अरे सॉरी, बैंकिंग। बैंकिंग की मैंने बैंकिंग का मैंने क्या किया था कि खुद ने बहुत सारे जो यूट्यूब पे लेक्चर्स हैं वो लेक्चर्स को देख के अपने नोट्स बनाए थे क्योंकि मुझे बैंकिंग का कहीं समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने वहाँ से किया था। मार्केटिंग मैनेजमेंट अगेन आप अपनी मास्टर्स की बुक से ही करो। देन है लीगल लॉ, आईसीआई बेस्ट है, बहुत अच्छे लॉ के नोट्स हैं, बहुत डिटेल में आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, आप वहाँ से करो। एंड इनकम टैक्स अगेन आईसीआई के बहुत अच्छे हैं। आईसीआई की कैप्सूल्स भी हैं जो बहुत अच्छी है, बहुत ही शॉर्ट शॉर्ट में कैप्सूल बनाई है आईसीआई ने, तो बहुत अच्छी है, आप वहाँ से कर सकते हो, ठीक है? सो ये सारी चीज़ें थी अबाउट बुक्स एंड सिलेबस। तो यहाँ से आप देखो, अच्छा है। और पीवाईक्यूज मैंने सुचिता स्कैनर खरीदी थी फॉर पेपर 2 कॉमर्स, तो उसमें बहुत अच्छे हैं, टॉपिक वाइज नोट्स अरे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दे रखे हैं, बहुत अच्छा है, आप वहाँ से करो, ठीक है? अब मेरी स्ट्रैटेजी क्या थी? तो व्हाट आई डिड, सिलेबस का मैंने प्रिंट निकलवा लिया। ऑनलाइन फॉर्म में सिलेबस नहीं रखना है, सिलेबस हमेशा हार्ड कॉपी में हमारी आंखों के सामने होना चाहिए। तो मैंने जो सिलेबस प्रिंट निकलवा लिया, मैंने क्या किया, एक ब्लैंक शीट पे वो यूनिट वाइज सिलेबस को लिख दिया, ठीक है? अब सिलेबस तो इनफ है नहीं, बिकॉज एनटीए हर साल पैटर्न चेंज कर रहा है, नए नए क्वेश्चंस, नए नए टॉपिक्स ऐड कर रहा है, तो और जो सिलेबस ऑलरेडी गिवन है वो अपडेटेड नहीं है। तो मैंने क्या किया था, जो पेपर पे जो प्लान पेपर पे वो सिलेबस लिखा था, मैं जो नए टॉपिक्स आ रहे थे उन्हें ऐड कर दी गई, ठीक है? और क्योंकि उससे क्या हो रहा है कि हम हमारे सामने ना एक पूरा स्कोप आ रहा है कि इस यूनिट से हमें इतना पढ़ना है और टिल डेट इतने टॉपिक्स पे पूछा गया है। तो उससे क्या कि मुझे पता है कि ओके नए टॉपिक्स ऐसे बन रहे हैं, मतलब कुछ आउट ऑफ सिलेबस तो है नहीं, सब कुछ विद इन सिलेबस है, पर नए टॉपिक्स एज इन नए क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, जो कि पहले नहीं पूछे गए। तो मुझे पता चलेगा कि ओके ऐसे क्वेश्चंस नए बन रहे हैं, इन टॉपिक से नए क्वेश्चंस बनने की अब चांसेस हैं क्योंकि इन टॉपिक से बने, ठीक है? तो ऐसे करके हमें एक एक्सटेंडेड सिलेबस, होलिस्टिक सिलेबस जिसे कहते हैं हम, कंप्लीट, हमें वो सिलेबस प्रिपेयर करना है, ठीक है? प्रिपेयर किए, फिर बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं जहाँ पे ऐसे गिवन है कि कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से रिपीटेटिव टॉपिक्स क्वेश्चंस हैं। मैंने भी अपने चैनल पे ऐसे वीडियोज़ डाल रखे हैं, यू कैन गो एंड वॉच फ्रॉम देयर। ऐसे किया और इससे मुझे पता चला कि ओके ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस यूनिट में, ठीक है? फिर उससे क्या मुझे एक एक एनटीए का क्वेश्चन पूछने का तरीका और एक एक्सटेंड पता चला कि ये सिलेबस तो दे रखा है, पर इससे ऐसे एनटीए इस एक्सटेंड तक क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर मैंने क्या किया कि वो जो यूनिट्स थी, जो पेपर 1 पेपर 2 यूनिट्स, उनको मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, ए बी सी। ए बीइंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड जहाँ जिन यूनिट पे मुझे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है वो, एंड सी बीइंग ओके, ये मैं अभी एक बार पढ़ना ज़रूरी है, मुझे एक बार मैंने पढ़ा उसके बाद मुझे ये रिवाइज करते टाइम ही देखनी है, मुझे ज़्यादा इसको बार बार फ्रीक्वेंट रिविजन्स नहीं मांग रही, ठीक है? ऐसे मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया पूरे सिलेबस को, ताकि अब मुझे पता है कि मुझे ज़्यादा फोकस किस यूनिट्स पे करना है। ऐसा किया, फिर मैंने क्या किया, हर यूनिट को
अब मैं जब पढ़ना स्टार्ट करने करने वाली थी, तो मैंने क्या किया, हर यूनिट को एक टाइम अलॉट कर दिया कि जैसे मुझे पता है कि पेपर 1 है, तो उसमें मुझे कम्युनिकेशन थोड़ा ईज़ी लगा था, टीचिंग एप्टीट्यूड थोड़ा ईज़ी लगा था, तो मैंने उन्हें दिया कि 3 दिन मैं ये करूँगी। फिर मुझे पता है कि ओके रीज़निंग है, एप्टीट्यूड है, मुझे ये रोज़ दिन का आधा घंटा, 1 घंटा लगेगा। तो मैंने ऐसे-ऐसे डिवाइड किया, ठीक है। फिर फिर मैंने क्या किया, डिवीज़न के बाद मुझे अब मैंने बहुत सारे ऐसे रिवीजन वीडियोज़ हैं, मैराथॉन्स हैं, मैंने वो देखा। तो उससे मुझे ऊपर-ऊपर से एक पूरा यूनिट समझ आने लगी कि ओके ये पूछ रहा है, ऐसे डिवीज़न है चीज़ों का, ठीक है? और वो मैराथन देख के ही फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया मेन अपनी बुक से, ठीक है? तो उससे क्या हुआ कि मुझे जब मैं बहुत ज़्यादा थ्योरी पढ़ने गई, तो मुझे एक मैराथन देख के मुझे एक कॉन्फिडेंस था कि हाँ, ये मैंने देखा है कुछ। जब मैं लेजिटली पढ़ना स्टार्ट किया, तो मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस आ रहा था कि हाँ, मैंने इसके बारे में कहीं सुना है, पढ़ा है। तो उससे मेरा क्या प्रिपरेशन थोड़ी बेटर होती गई। ओके, जब मैंने पढ़ा, फिर मैंने एक पीवाईक्यूज़ पे इन्वेस्ट किया था, जो पीवाईक्यूज़ वाली बुक्स हैं, जो कि मैं रिकमेंड करूँगी आप जो यूनिट वाइज़ और टॉपिक वाइज़ जो पीवाईक्यू सेग्रीगेटेड वाली बुक्स हैं, उन्हीं पे इन्वेस्ट करो, वो बहुत फ़ायदेमंद है। मैंने जो टॉपिक पढ़ती गई और फिर मैं उसके साथ-साथ पीवाईक्यू सॉल्व करती गई। तो मुझे पता चलता गया कि हाँ, ये मुझे नहीं आता, या ये टॉपिक से मैंने पढ़ा है बट क्वेश्चंस अलग तरीके से पूछ रहे हैं, या मुझसे अभी भी नहीं बन पा रहे हैं, भले मैंने पढ़ लिए हैं। जैसे मैंने अकाउंट्स पढ़ा है, तो मुझे लगता है कि अकाउंटेंसी मैंने पढ़ी, पर मुझसे मैंने क्वेश्चंस सॉल्व किए, पर मुझसे क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे हैं, ठीक है? तो ऐसे करके मुझे अपना प्रिपरेशन का लेवल पता चलता गया और इम्प्रूव करती गई मैं धीरे-धीरे। सो दैट वाज़ माय स्ट्रैटेजी। कोई ज़्यादा ज़्यादा नहीं है, बट बेसिक्स है। आप भी यही फॉलो करो। आई नो ये ट्राइड एंड टेस्टेड है और ये बहुत बहुत हेल्प किया है इन स्ट्रैटेजीज़ ने मुझे, ठीक है? अब क्वेश्चन आता है मैंने टाइम मैनेज कैसे किया? तो पेपर 1, पेपर 2 दोनों पेपर्स हैं। पेपर 1 कंप्लीटली न्यू, कंप्लीटली डिफरेंट है हमारे लिए। तो मैंने एक बैलेंस अप्रोच बनाया। जब मैंने टाइम टेबल प्रिपेयर किया, तो मैंने एक बैलेंस्ड अप्रोच बनाया कि पहले मतलब पहले मैंने पेपर 1 का एक यूनिट कंप्लीट किया, फिर पेपर 2 का दूसरा यूनिट, मतलब पेपर 2 का कोई यूनिट। तो ऐसे साइड बाय साइड साइमल्टेनियसली मैंने दोनों पेपर्स कवर करे कि मुझे कोई भी पेपर में ना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो या ना मुझे डर हो। ऐसे साइमल्टेनियसली पढ़ने से क्या हो रहा है कि दोनों की प्रिपरेशन मेरी साथ-साथ चल रही है। तो एक कॉन्फिडेंस आ रहा था मुझे उस टाइम पे। एंड टाइम टेबल प्रिपेयर किया। अब मैंने एक बहुत बड़ी गलती की कि जब मैं टाइम टेबल प्रिपेयर करती थी, और ऑब्वियसली ऐसा कुछ होता है कि जब हमने जो प्रिपेयर किया है उसके अकॉर्डिंग नहीं चल पाता है, या उसके अकॉर्डिंग हमें टाइम नहीं मिल पाता। तो मैं क्या करती थी, अगर मेरा सुबह अगर मैं कोई टॉपिक मैंने सोचा कि आज मैं पढ़ना है, और अगर नहीं पढ़ पा रही, तो मेरा क्या पूरा दिन मैं वेस्ट हो जाता था। मतलब वो डिमोटिवेशन मैं पूरे दिन कैरी करती थी, और कभी-कभी तो मैं नेक्स्ट 2-3 दिन भी कैरी करती थी। तो इट इज़ वेरी बैड, लाइक मैंने बहुत सफ़र किया बिकॉज़ ऑफ दिस। मेरी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई, फ्लो ब्रेक होता था इस बिकॉज़ ऑफ दिस। तो आई रिकमेंड आप ऐसा मत करना। अगर आपको 5 मिनट मिल रहे हैं, 10 मिनट मिल रहे हैं काम के बीच में, उन 5-10 मिनट में भी आप पढ़ो, क्योंकि द मेन थिंग टाइम कितने घंटे पढ़ा वो मेन नहीं है। मेन ये है कि आपका फ्लो मेंटेन हो रहा है, आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन हो रही है और फ्लो ब्रेक नहीं हो रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ आप ऐसा मत करना। मैंने किया है, और मैं आपको प्लीज़ कह रही हूँ, आप ये मत करना, ठीक है? आप प्लीज़ फ्लो में आपकी स्टडीज़ को चालू रखो, ताकि कुछ छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर एक भी दिन छूटता है ना, तो दूसरे दिन पढ़ने में मज़ा नहीं आता। सो आप प्लीज़ कंटिन्यूटी में पढ़ाई करो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, बहुत इंपॉर्टेंट है सक्सेस के लिए, ठीक है? ओके। व्हाट वर्कड फॉर मी? सो एक्चुअली मेरा नोट्स प्रिपेयर करने का तरीका बहुत अच्छा है, ठीक है? और 11th से मैं वही तरीके से नोट्स प्रिपेयर करती आ रही हूँ। लाइक 11th 12th, फिर मेरा सीए के टाइम पे एंड देन नेट के टाइम पे मैंने सेम वे से नोट्स प्रिपेयर किए, चार्ट्स प्रिपेयर किए हैं, शॉर्ट फॉर्म्स में चीज़ें लिखी है, लाइक मेमोरी निमोनिक्स बना के, मेमोरी ट्रिक्स यूज़ करके चीज़ों को याद किया, पढ़ा। वो मुझे बहुत हेल्प किया। और एक्चुअली क्या होता है, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ नोट्स अपने हाथ से बनाओ। बहुत सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, ऑनलाइन में बहुत सारी बुक्स नोट्स अवेलेबल हैं। नहीं, प्लीज़ अगर आपने जो चीज़ अपने हाथ से अगर जैसे आपने कोई पैराग्राफ समझा, ठीक है, एक टॉपिक समझा, और अगर आपने समझ के वो नोट्स प्रिपेयर किए ना,
आई बेट आप वो टॉपिक लॉन्ग लास्टिंग कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि वो रिटेन ज़्यादा टाइम तक रहेंगे आपको, क्योंकि आपने समझ के खुद ने आपने लिखा है, आपके बहुत ज़्यादा सेंसेस अप्लाई हुए हैं वो चीज़ करने में, वो चीज़ पढ़ने में। सो नोट्स हमेशा अपने हाथ से बनाओ। ये आप प्लीज़ मेरी टिप याद रखना, फॉर लाइफ, नॉट फॉर दिस, फॉर लाइफ। ठीक है, ये बहुत काम की चीज़ है। तो नोट्स बनाओ, छोटे छोटे चार्ट्स प्रिपेयर करो। अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है या ये टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट है, आपको आप भूल रहे हो, तो आप वो चार्ट्स को अपने स्टडी टेबल के बोर्ड पे स्टिक कर दो। ठीक है, तो अब क्या रिपीटेटिव आप देखते जाओगे तो आपको वो याद होता जाएगा। ठीक है, और एक फैमिलियरिटी क्रिएट होगी। प्लीज़ डू दैट। ये मुझे बहुत हेल्प किया, आपको भी हेल्प करेगा। दिस इज़ इट। आई होप आपको ये बहुत हेल्प, ये जो मैंने अभी ये जो वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन में। अगर आपको कोई भी डाउट है, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। एंड हमारे चैनल पे बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं। तो प्लीज़ फॉलो, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, एंड थैंक यू।